इजुमी हाई स्कूल में पढ़ने वाला एक हैंडसम लड़का है, लेकिन बेचारे की बुरी किस्मत उसे हर जगह डुबा देती है। हालांकि उसकी लाइफ तब बदल जाती है जब वो स्कूल की सबसे सुंदर लड़की को फंसा लेता है, जो कि उसे बचाने के लिए किसी भी हद तक चली जाती है। इस सब की शुरुआत इजुमी के स्कूल के पहले दिन से होती है। वो बहुत जल्दी में था क्योंकि आज उसे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ स्कूल जाना था। उसकी मम्मी उसे संभल कर जाने को कहती है और उसे घर से निकले हुए सिर्फ 5 ही सेकंड हुए थे कि वो सीधा मुंह के बल गिर जाता है। स्कूल के रास्ते में एक ट्रक वाला उसके मुंह पर धुआं छोड़ देता है और बेचारे के फेफड़े सुलग जाते हैं। इतना सब होने के बावजूद वो जैसे तैसे एन वक्त पर स्टेशन तक पहुंच जाता है, जहाँ उसकी कॉटन कैंडी उर्फ शिकिमोरी उसका इंतजार कर रही थी। ये सब जानते हुए कि भी उसकी जिंदगी में पनौती लगी हुई है, फिर भी वो उसे बहुत प्यार करती थी। वो साथ में स्कूल जा रहे थे कि तभी सामने से एक और ट्रक आ जाता है और लग रहा था कि इस बार तो इजुमी की फील्डिंग सेट है। पर एन वक्त पर शिकिमोरी उसे अपनी तरफ खींच लेती है। जब वो उसे माफी मांगता है कि उसकी वजह से वो भी खतरे में आ गई, तो वो उसका चेहरा पकड़ के अपने नजदीक लाती है और बोलती है कि उसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, जिससे इजुमी के पेट में बटरफ्लाइज आ जाती हैं। बाद में जब वो स्कूल पहुंचते तब देखते कि सब लोग स्कूल के नोटिस बोर्ड पर लगी नोटिस को देख रहे हैं, जिसमें लिखा हुआ था कि कौन किस क्लास में जाएगा। इजुमी ऊपर वाले से प्रार्थना करने लगते कि काश वो और शिकिमोरी साथ में हो। शिकिमोरी शर्मा जाती है पर कहती कि अगर वो अलग क्लास में भी हुए तब भी वो उसे देखने आती रहेगी। फिर भी वो अपनी क्लास चेक करने जाते हैं और दोनों ही एक्साइटेड हो जाते हैं क्योंकि वो दोनों फिर से सेम क्लास में थे। बाद में क्लास में इजुमी का बैड लक फिर से काम कर जाता है जब टीचर के हाथ से डस्टर स्लिप होकर उसे लगने वाला होता है। हालांकि उसकी गर्लफ्रेंड उसे फिर से बचा लेती है, पर बेचारी के खुद के ऊपर चौक लग जाती है। इजुमी पूरी क्लास के सामने उसके सिर पर से चौक की धूल को साफ करता है और शिकिमोरी शर्मा जाती है और वॉशरूम भाग जाती है। ये 3 लड़के इजुमी से पूछती कि तुम्हारे जैसा पनौती लड़का स्कूल की सबसे हॉट लड़की को कैसे डेट कर रहा है। उसका मजाक उड़ा ही रहती कि तब तक शिकिमोरी वापस आ जाती है और उनकी बातें सुन लेती है। वो अंदर आती है और इजुमी से लाइब्रेरी तक चलने को कहती है। तीनों लड़के तुरंत अपना मुंह बंद कर लेते हैं और मनाते हैं कि काश शिकिमोरी ने उनकी बातें ना सुनी हो। हालांकि जैसे ही इजुमी क्लास के बाहर निकलता है, शिकिमोरी पीछे मुड़ के तीनों को तीखी नजरों से देखती है और तीनों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक बार जब वो बाहर आ जाती है तो शिकिमोरी कहती है कि उन लड़कों की बातों पे उतना भाव मत देना, पर उसे तो पहले ही कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि उसे शिकिमोरी की चिंता थी। उसे अपने बैड लक से बचाना चाहता था। बाद में इजुमी अपने बेस्ट फ्रेंड इनुजुका से मिलता है ताकि स्कूल के बाद वो दोनों घूम सकें, लेकिन बाहर निकलते ही उन्हें मिल जाती शिकिमोरी और उसकी फ्रेंड्स नेको और हाशिमित्सु। फिर क्या, सब मिलकर डिसाइड करते कि सब साथ में ही ग्रुप में घूमने चलेंगे और फिर सीधा बोलिंग एली पहुंच जाते हैं। वहाँ के रूल्स ये थे कि जिसके पॉइंट सबसे कम वो विनर को जो वो बोलेगा वो ट्रीट देगा। इजुमी कैजुअली शिकिमोरी से पूछता है कि क्या उसने कभी बोलिंग ट्राई की है, तो मैडम जानबूझकर न्यूबी बनने का नाटक करती है, बस क्यूट और इनोसेंट दिखने के लिए। थोड़ी देर बाद इजुमी की बारी आती है और ऑब्वियसली उसके पॉइंट सबसे कम निकलते हैं। ये देखकर शिकिमोरी भी जानबूझकर खराब खेलने लगती ताकि इजुमी को टोटल फेलियर न फील हो। लेकिन जैसे ही इजुमी उसको हाइप करना शुरू करता है, शिकिमोरी को रियलाइज होता है कि उसे एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। फिर तो वो एकदम ऑरा फॉर्म मोड में चली जाती है और ऐसे शॉट्स मारती है कि बोलिंग एली के सभी लोग उसको घूरने लगते हैं। एंड में वो इजुमी को हाई फाइव देती है और बेचारा लगभग बेहोशी हो जाता है कि उसकी औरत कितनी ज्यादा औसम है। बाद में इजुमी पूछता है कि उसे इनाम के तौर पर क्या चाहिए, क्योंकि उसके पॉइंट सबसे कम और शिकिमोरी के सबसे ज्यादा थे। शिकिमोरी उसकी जेब ढीली करने की जगह कहती है कि उसे बस उसके साथ वॉक करनी है। उसी वक्त एक तेज हवा का झोंका आता है और एक न्यूज़पेपर सीधा इजुमी के सिर की तरफ उड़ता है, लेकिन शिकिमोरी बिना पीछे देखे उसे बचा लेती है। इजुमी सोचने लगते हैं कि कहीं वो किसी निंजा को डेट तो नहीं कर रहा है। इजुमी फिर उसे सॉरी बोलता है कि उसके बैड लक की वजह से शिकिमोरी हमेशा मुश्किल में आ जाती है, पर शिकिमोरी उसे याद दिलाती है कि मुझे कभी सॉरी मत बोला करो क्योंकि मुझे तुम्हें बचाना पसंद है। फिर वो पूछती है कि क्लास में उन 3 लूजर्स की बातों का उसे अभी बुरा लग रहा है। इजुमी कहता है कि वो लोग गलत तो नहीं थे। कौन एक्सपेक्ट करता है कि एक चलता फिरता पनौती लड़का हर लड़के की ड्रीम गर्ल को डेट करेगा। शिकिमोरी उसे ऐसा सोचता बंद करने को कहती है और तभी अचानक से एक साइन टूटकर इजुमी के सिर पर गिरने वाला होता है। शिकिमोरी एक किक में साइन को दूर उड़ा देती है। फिर इजुमी का चेहरा पकड़ती है और कहती है कि दूसरों के ओपिनियंस मैटर नहीं करते क्योंकि वो हमेशा उसे प्रोटेक्ट करेगी। उधर इजुमी का लाइट सेवर चार्ज होने लगता है और इधर शिकिमोरी शर्मा जाती है क्योंकि उसने पहली बार इतनी ओपनली अपनी फीलिंग्स शेयर करी होती है। कुछ दिनों बाद स्कूल में स्पोर्ट्स टूर्नामेंट स्टार्ट होता है। इजुमी और इनुजुका सॉकर टीम में सेलेक्ट हो जाते हैं और लड़कियों की वॉलीबॉल की टर्न थी। इजुमी को टेंशन हो जाती है कहीं उसके बैड लक की वजह से पूरी गेम ना खराब हो जाए। इनुजुका बोलता है कि पहले अपनी जान बचाने में फोकस करो, दूसरों की बाद में सोचना। तभी शिकिमोरी भागते हुए आती है और पूछती है कि उनका मैच कब है, और इजुमी महाशय ने अभी तक टाइम टेबल ही नहीं देखा होता। इजुमी नोटिस करता है कि शिकिमोरी अपने बाल थोड़े डिफरेंट स्टाइल में किए हुए। इनुजुका बोलते हैं कि ये हेयर स्टाइल गेम में प्रॉब्लम कर सकती है। थोड़ी देर बाद शिकिमोरी पूरे टूर्नामेंट का शेड्यूल निकालती है। जब वो रीड कर रही होती है तो इजुमी सोचते हैं कि क्या वो सच में अपनी टीम को जीतने में मदद कर पाएगा, पर वो मान लेता है कि उसका बैड लक गेम में जरूर इंटरफेयर करेगा। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो बस शिकिमोरी को चीयर करेगा ताकि ये छिप सके कि वो कितना बेकार और यूजलेस फील कर रहा है। लेकिन तभी पता चलता है कि दोनों का मैच सेम टाइम पे और वो एक दूसरे को सपोर्ट ही नहीं कर पाएंगे। शिकिमोरी बताती कि उनकी अपोनेंट टीम काफी टफ है, इसलिए उसे आज किसी का सपोर्ट पहले से ज्यादा चाहिए। अगले ही पल इजुमी उसका हाथ पकड़ लेता है और प्रॉमिस करता है कि चाहे वो वहाँ चीयर करने ना आए, पर उसका प्यार और सपोर्ट हमेशा उसके साथ रहेगा। काफी देर बाद सॉकर मैच स्टार्ट होता है। इजुमी अपनी पहली किक के लिए रेडी था, लेकिन जैसे ही वो पहला कदम बढ़ाता है उसकी शू लेसी टूट जाती है और वो सीधा मुंह के बल गिर पड़ता है। नेको उस पर हंसने लगती है, पर शिकिमोरी को टेंशन हो जाती है क्योंकि गेम आगे बढ़ने के साथ साथ उसका बैड लक भी और ज्यादा खतरनाक हो सकता है। उसे याद आता है कि कैसे इजुमी ने अपनी सारी पॉजिटिव एनर्जी उसको दे दी थी, तो वो भी डिसाइड करती है कि वो भी थोड़ी गुड वाइब्स उसकी तरफ भेजेगी। उसकी दुआएं कुछ समय तक तो काम करती है और इजुमी कुछ मिनट्स तक खड़ा भी रहता है, लेकिन फिर वो खुद ही फिर से लड़खड़ा के गिर जाता है। तब एक्सेप्ट कर लेता है कि वो टीम के लिए बस बर्डन ही बन रहा है। जैसे वो खुद को संभाल के उठाता है, उसे शिकिमोरी और नेको चिल्लाते हुए सुनाई देती है। वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और अगले ही पल बॉल सीधा आकर उसके सिर पर लगती है और वो बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद शिकिमोरी इन्फर्मरी में उसके पास आती है। इजुमी उसे याद दिलाता है कि उसका तो वॉलीबॉल मैच है, लेकिन वो बोलती है कि अभी गेम स्टार्ट नहीं हुआ है। वो प्यार से उसके बालों में उंगलियां फेरती है और बोलती है कि वो काफी अच्छे लग रहे हैं। तभी उसे उसके सिर पर एक बड़ा सा स्कार दिखता है।
इजुमी कैजुअली बोल देती कि शायद ये उस टाइम का है जब एक ट्रक उसके घर में घुसाया था। ये सुनकर शिकिमोरी को और भी ज्यादा उसकी चिंता होने लगती है। इजुमी थोड़ा सा एम्बैरेस फील करता है क्योंकि लड़का होने के नाते उसे शिकिमोरी को प्रोटेक्ट करना चाहिए था। वो प्रॉमिस करता है कि वो आगे से उसे प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन शिकिमोरी उसके पास आ जाती है, ये दिखाने के लिए कि वो उसकी कितनी केयर करती है। इजुमी फिर से उसको गेम का याद दिलाता है, पर शिकिमोरी बोलती है कि अगर वो उसके साथ बेड में चढ़ जाए तो किसी को नोटिस भी नहीं होगा। इजुमी का चेहरा तुरंत लाल हो जाता है, बेचारे का तो दिमाग हैंग हो जाता है। तब शिकिमोरी बोलती कि वो बस मजाक करी और वहां से भाग जाती क्योंकि उससे ज्यादा तो वो शर्मा रही थी। उधर गेम में आशिमित्सु की टीम 1 पॉइंट स्कोर कर लेती है और उतने में ही उसकी सांस फूल जाती है। नेको ये नोटिस कर लेती है और पूछती कि क्या वो गिव अप करने वाली है, और वो मना कर देती है और कहती कि वो तो बस शुरू हुई है। अगले ही पल नेको देखती कि 3 लड़कियां कोर्ट के दूसरे साइड कामिया नाम की इस खूबसूरत लड़की के पास जा रही है। कामिया स्कूल की वॉलीबॉल टीम की टॉप प्लेयर है। लड़कियों के जाने के बाद नेको कामिया से कहती कि तारीफें एंजॉय कर ले क्योंकि उसे आज पहली बार अपनी हार का स्वाद मिलने वाला है। कामिया बस नॉर्मली स्माइल करती क्योंकि ये पहली बार नहीं था कि कोई उसे कम आंक रहा है। तभी शिकिमोरी फाइनली कोर्ट पे आ जाती है। कामिया मैच की प्रिपरेशन के लिए चली जाती है और नेको एक्सप्लेन करती है कि सामने वाली टीम काफी स्ट्रॉन्ग है। थोड़ी देर बाद इजुमी फील्ड पर वापस आता है ताकि इनुजुका को गेम हारने के बाद थोड़ा सा बेटर फील करा सके। वो कहता है कि चलो लड़कियों को चीयर करने चलते हैं। इनुजुका एग्री करता है और दोनों कोर्ट पहुंचते हैं। वहाँ वो देखते हैं कि शिकिमोरी की टीम बुरी तरह से हार रही है क्योंकि कामिया फुल बीच मोड में है। उसके बार बार चीयर करने की वजह से शिकिमोरी एक प्रोफेशनल की तरह खेलने लगती है और एंड में सच में कामिया को हरा देती है। इजुमी उसकी विक्ट्री सेलिब्रेट करने के लिए तुरंत उसके पास भाग के जाता है क्योंकि ऑनेस्टली वही एक चीज थी जिसमें वो माहिर था। सेलिब्रेशन क्लास तक कंटिन्यू रहती है। इजुमी कहता है कि काश वो भी उसकी तरह थोड़ा सा एथलेटिक होता। शिकिमोरी उससे बोलती है कि उसके एफर्ट्स ही सबसे ज्यादा मैटर करते हैं, चाहे वो हमेशा एक अनलकी लूजर ही क्यों न रहे। ये उसकी तारीफ कर रही है बेइज्जती, मेरे को समझ नहीं आ रहा। तभी कुछ लड़कियां क्लास में आती हैं और शिकिमोरी का ऑटोग्राफ लेने लगती हैं। इजुमी उसकी सक्सेस से खुश तो होता है, लेकिन अंदर ही अंदर सोचता है कि कहीं ये फेम उनके रिलेशनशिप को इफेक्ट ना करे। कुछ दिनों बाद उसका शक सच्चाई में बदल जाता है क्योंकि अभी भी सभी लोग शिकिमोरी के ऊपर ही गश कर रहे होते हैं, जिसके चक्कर में दोनों को साथ में टाइम नहीं मिल पाता। जब इजुमी ये बात अपने बेस्ट फ्रेंड इनुजुका को बता रहा होता है, तभी एक बॉल फिर से सीधा उसके सिर की तरफ आती है, लेकिन इस बार इनुजुका बीच में कूद कर चोट खुद पर ले लेता है। इजुमी तुरंत उसके पास भागता है और उसे गिल्टी फील हो रहा था कि उसकी वजह से इनुजुका को चोट लग गई। शिकिमोरी को थोड़ी जलन होती है क्योंकि उसे लग रहा था कि इजुमी इनुजुका की ज्यादा केयर कर रहा है। कुछ टाइम बाद इजुमी का बैड लक फिर से स्ट्राइक करता है और इस बार इनुजुका का हाथ टूट जाता है, जिसके बाद उसे घर जल्दी जाना पड़ता है। खुद को काफी ब्लेम करने के बाद इजुमी भी घर जाने का डिसाइड करता है, लेकिन सीढ़ियों से उतरते वक्त उसका पैर फिसल जाता है और वो सोच लेता है कि बस अब ऊपर वाले से मिलने का समय आ चुका है। खैर खुशकिस्मती से शिकिमोरी बिल्कुल सही समय पे आके उसे बचा लेती है। फिर वो पूछती है कि वो उसके बिना घर जाने की कोशिश क्यों कर रहा था। इजुमी याद दिलाता है कि अब वो फेमस हो चुकी है और कहता है कि वो उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था क्योंकि वो ज्यादा टाइम अपनी फैन गर्ल्स के साथ बिताती है। शिकिमोरी ये सुनकर शॉक हो जाती है और कहती है कि वो सिर्फ इजुमी के साथ समय बिताना चाहती है। इजुमी और भी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि शिकिमोरी उसके जैसे लड़के के साथ अभी तक रहेगी। तब शिकिमोरी बताती है कि असल में इजुमी ही अपने बेस्ट फ्रेंड इनुजुका के साथ इतना बिजी हो गया था कि उसे लगता था कि वो उसके साथ समय ही नहीं बिताना चाहता। ये सुनकर इजुमी को रियलाइज होता है कि वो कितना बैला है। वो एडमिट करता है कि उसे बस शिकिमोरी की याद आ रही थी और शिकिमोरी के मन में इमोशंस जाग जाते हैं। कुछ दिनों बाद इनुजुका इजुमी को 2 मूवी की टिकट्स देता है ताकि वो वीकेंड पे उन्हें यूज कर सके। इजुमी सरप्राइज हो जाता है और पूछता है कि वो टिकट क्यों दे रहा है। इनुजुका बताता है कि वो खुद इतना बिजी रहेगा कि टिकट को यूज ही नहीं कर पाएगा और वो उन्हें वेस्ट होने नहीं देना चाहता। इनुजुका के जाते ही शिकिमोरी, जो ये सब सुन चुकी होती है, थोड़ा सा रुकती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि इजुमी ये सोचे कि वो डेस्परेटली उसके साथ जाना चाहती है। इजुमी उसके पास जाके उसके साथ चलने के लिए पूछने ही वाला होता है, लेकिन वो क्वेश्चन कंप्लीट होने से पहले ही एक्साइटेडली हाँ बोल देती है। बाद में इजुमी अपने रूम में बैठा फ्यूचर के सारे शानदार मोमेंट्स को इमेजिन कर रहा होता है, लेकिन फिर उसे उनकी पिछली डेट याद आ जाती है जहाँ उसका बैड लक चरम सीमा पर था और लिटरली सब कुछ गलत हो गया था। अच्छी बात ये थी कि शिकिमोरी सिर्फ इस बात से ही खुश थी कि वो उसके साथ समय बिता पा रही थी। इस बार इजुमी डिसाइड करता है कि वो अपनी पूरी पावर लगा देगा ताकि ये डेट सक्सेसफुल हो। शुरुआत वो अपना बैग पैक करने शुरू करता है, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही सामान पैक कर देता है और बैग इतना भारी हो जाता है कि लगता है कि उसकी रीढ़ की हड्डी ही टूट जाएगी। उधर शिकिमोरी नई आउटफिट इंस्पिरेशन के लिए फैशन मैगजीन पढ़ रही होती है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि कहीं वो डेट पे बुरी ना दिखे। काफी आउटफिट ट्राई करने के बाद भी वो नर्वस ही रहती है क्योंकि कोई भी आउटफिट उसे उतना अच्छा नहीं लगता। तब इसका भाई नोटिस कर लेता है और पूछता है कि वो किसके साथ जा रही है क्योंकि नॉर्मली वो कपड़ों पे इतना ध्यान नहीं देती। ये सुनकर शिकिमोरी एम्बैरेस हो जाती है और उसे अपना काम से काम रखने को बोलती है और फिर ड्रेस डिसाइड करने में लग जाती है। कुछ दिनों बाद इजुमी डेट के लिए जल्दी निकल जाता है क्योंकि वो चाहता था कि शिकिमोरी से मिलने से पहले वो अपने बैड लक का कोटा पूरा कर ले। लेकिन कुछ ही देर बाद वो शिकिमोरी को देख लेता है और एक्साइटेड होकर भाग कर जाके उससे पूछता है कि वो इतनी जल्दी क्यों निकली है। हालांकि उसकी खूबसूरती देखकर उसका दिमाग हिल जाता है। फिर दोनों ट्रेन में बैठ जाते हैं। इजुमी तुरंत अपनी फैंटेसी में चला जाता है जहाँ वो मूवी देखते वक्त शिकिमोरी को किस कर रहा होता है। शिकिमोरी नोटिस करती है कि वो ब्लश कर रहा है और सोचती कि शायद उसे बुखार है। इजुमी एडमिट करता है कि वो बस एक्साइटेड है उसके साथ मूवी देखने के लिए और ये सुन के शिकिमोरी भी ब्लश कर जाती है। थिएटर पहुंचकर इजुमी पूछता है कि उसे किस टाइप की मूवी पसंद है, जिस पर शिकिमोरी बोलती है कि वो जो चाहे वही ठीक है। अगले ही मोमेंट इजुमी उसे मूवी चूज करने को बोलता है और कहता है कि वो हमेशा उसकी चॉइस फॉलो करती है, चाहे उसे वो मूवी पसंद हो या नहीं। ये सुनकर शिकिमोरी थोड़ा सा शॉक हो जाती है क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड आज थोड़ा अलग ऑरा में है, इसलिए वो एक हॉरर मूवी चूज करती है। पोस्टर देखते ही इजुमी की गीली हो जाती है और वो सोचने लगता है कि वो किस टाइप की अजीब लड़की को डेट कर रहा है, लेकिन वो अपना रिएक्शन छिपा लेता है ताकि शिकिमोरी को पता न चले कि वो अभी बहुत डरा हुआ है। अंदर सीट पर बैठते उसे लगता है कि ये परफेक्ट चांस है प्रूव करने का कि वो भी मरता है, इसलिए वो शिकिमोरी से कहता है कि अगर उसे डर लगे तो वो उस पर लीन कर सकती है। कुछ देर बाद मूवी स्टार्ट हो जाती है और जैसे ही जोकर पहली बार स्क्रीन पर आता है, इजुमी की सांसें अटक जाती हैं। उसे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मूवी इतनी डरावनी होगी। वो कांपने लगता है
शिकिमोरी ये नोटिस कर लेती है और उसका हाथ पकड़ लेती है, बिल्कुल वैसे जैसे इजुमी हमेशा चाहता था। मूवी के बाद इजुमी एडमिट करता है कि वो लगभग अपनी पैंट गीली कर ही चुका था और शिकिमोरी को थैंक यू बोलता है कि वो मूवी के दौरान उसे सपोर्ट करी। फिर दोनों खाने के लिए एक रेस्टोरेंट जाते हैं जहाँ शिकिमोरी एक बहुत महंगी डिश देखकर बहक जाती है। वो इजुमी से कहती है कि टेंशन मत लो, ये ऑब्वियसली उसके बजट से बाहर है, लेकिन इजुमी बोलता है चिंता मत करो, वो आज के लिए अपना पूरा गुल्लक उठा लाया है। जब वो चेक करते हैं तो उसे रियलाइज होता है कि उसका वॉलेट गायब हो चुका है, जबकि बंदे ने उसमें धागा बांध रखा था। एक बार फिर शिकिमोरी उसे टेंशन ना लेने को कहती है और वो दोनों रेस्टोरेंट से निकल जाते हैं। बाहर रोड पे ही उनकी टक्कर इजुमी के पेरेंट्स हो जाती है। जब इजुमी पूरा सीन एक्सप्लेन करता है तो वो लोग ज्यादा रिएक्ट नहीं करते और बस शिकिमोरी को डिनर के लिए घर आने को कहते हैं ताकि उसे इजुमी का बैड लक और न झेलना पड़े। शिकिमोरी खुशी खुशी हाँ बोल देती है। काफी देर बाद डिनर टेबल पे इजुमी की मम्मी पूरा 56 भोग सजा देती है। जैसे सब खाने के लिए रेडी होते हैं, मकोतो एक्सीडेंटली एक फोर्क सीधा इजुमी की आंखों की तरफ फेंक देती है, लेकिन शिकिमोरी फिर से उसे बचा लेती है। तब उसे धीरे धीरे समझ आने लगता है कि इजुमी को इतने समय से बैड लक से कौन बचा रहा था। डिनर के बाद शिकिमोरी मकातो के साथ किचन में बर्तन धोने लगती है और इजुमी काउच पर बेहोश पड़ा होता है। बर्तन साफ करते वक्त मकातो शिकिमोरी को थैंक यू बोलती है उसके बेटे से प्यार करने के लिए। वो बताती है कि बचपन में वो हमेशा इजुमी के लिए चिंता में रहती थी क्योंकि वो हर दिन कहीं ना कहीं से चोट लगा के आ जाता था, लेकिन फिर भी उन्हें कहीं ना कहीं ये डर लगा रहता था कि कहीं ये हर वक्त का खतरा उसकी खुशियां न छीन ले। इसलिए वो शिकिमोरी से रिक्वेस्ट करती कि वो कभी इजुमी के साथ अपना आपा न खोए। शिकिमोरी कामली कहती कि उसे इजुमी से प्यार ही इसलिए हुआ था क्योंकि उसका बैड लक उसे दूसरों से अलग बनाता है। वो प्रॉमिस करती कि वो हमेशा उसके साथ रहेगी क्योंकि वो खुद ऑलरेडी इतनी टेंशन में रहता है, फिर भी दूसरों के लिए हमेशा सही करने की सोचता है। ये सुन के मकातो सोचने लगती कि आखिर उसके बैड लक से भरे बेटे ने एक परी जैसी लड़की को अपनी तरफ अट्रैक्ट कैसे कर लिया। थोड़ी देर बाद इजुमी उठता है ताकि वो शिकिमोरी को घर छोड़ने जा सके। वो सरप्राइज हो जाता है जब देखता है कि शिकिमोरी की अकासादा के साथ ऑलरेडी अच्छी बॉन्डिंग हो चुकी है। कुछ मिनट बाद दोनों घर के लिए निकलते हैं और इजुमी एक बार फिर सॉरी बोलता है इस बात के लिए कि उसने उनकी डेट खराब कर दी। उसे बोलती उसे कोई परेशानी नहीं हुई। फिर वो उससे पूछती है कि उसे कौन सी टाइप की मूवीज पसंद है ताकि अगली बार वो वही देखने जा सके। कुछ हफ्तों बाद इजुमी गर्मी से बचने के लिए एक ठंडी जगह ढूंढ लेता है और सोचता है कि इस बार की तड़पती गर्मी में कहीं वो पिघल के बह न जाए। तभी निजुका और बाकी लोग भी वहां आ जाते हैं और गर्मियों के प्लान्स डिस्कस करने लगते हैं। इजुमी उनके पास जाने के लिए उठता है और तुरंत रिग्रेट करता है क्योंकि धूप सीधा उसकी जान चूस लेती है। लकीली उसी मोमेंट शिकिमोरी ठंडी पानी की बोतल के साथ आ जाती है जिससे वो थोड़ा बेटर फील करता है और उसे थैंक यू बोलता है। अचानक से नेको बीच पर जाने का सजेशन देती है। शिकिमोरी एक्साइटेड हो जाती है क्योंकि वो हमेशा से बीच पर जाना चाहती थी। उधर इजुमी का मूड थोड़ा सा डाउन हो जाता है क्योंकि वो सनबर्न हैंडल नहीं कर सकता और इस वजह से बीच की ट्रिप सबके लिए बोरिंग हो जाती। वो मान लेता है कि शायद उसे प्लान से बाहर रहना पड़ेगा कि तभी निजुका रिवर जाने का सजेशन देता है। इजुमी तुरंत बोलता है कि सिर्फ उसकी वजह से प्लान चेंज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इनुजुका इंसिस्ट करता है और उसे याद दिलाता है कि समर प्लान का मेन मोटिव सबका साथ में होना होता है। इजुमी इनका शुक्रिया अदा करता है। तब हाशिमित्सु पूछती कि क्या इजुमी को नदी से खतरा नहीं होगा। इस पर शिकिमोरी बोलती कि टेंशन मत लो, वो हमेशा की तरह उसे प्रोटेक्ट करेगी। नेको उसे चिढ़ाती है जिससे शिकिमोरी एम्बैरेस हो जाती है। कुछ दिनों बाद फाइनल एग्जाम्स की डेट अनाउंस होती है। सब लोग पढ़ाई में एकदम घुसने का डिसाइड करते हैं और नेको उन्हें पढ़ाई करने के लिए जगह ढूंढने को कहकर मॉल ले जाती है। फिर वो रिवील करती है कि उनका असली प्लान स्विम सूट खरीदना है। निजुका पूछता है कि वो बैल वैल है क्या, स्विम सूट खरीदने की क्या जरूरत है। बाकी लोग भी उसे याद दिलाते हैं कि उनके पास बीच जाने के लिए बेसिक चीजें तो ऑलरेडी हैं, लेकिन नेको बोलती है कि इससे उनका एक्सपीरियंस और भी ज्यादा यादगार होगा। तभी शिकिमोरी इजुमी से पूछती है क्या वो नदी में तैरेगा। इजुमी तुरंत मना कर देता है क्योंकि उसे अपने पास के ट्रॉमा की वजह से अभी भी बुरे सपने आते हैं। शिकिमोरी उसे तिरछी नजरों से घूरती है और कहती है कि ये तो बहुत बुरी बात है। तभी इजुमी को रियलाइज होता है कि उसने अपने बैड लक की वजह से शिकिमोरी को स्विम सूट में देखने का चांस मिस कर दिया। दूसरी तरफ नेको और हाशिमित्सु शॉप के अंदर चली जाती हैं। शिकिमोरी इनुजुका के साथ कुछ एक्टिविटी करने का सोचती है कि तभी उसका ध्यान भटक जाता है। वो देखती है और फ्रीज हो जाती है क्योंकि इजुमी एक पोस्टर पर लगी स्विम सूट पहनी मॉडल को घूर रहा होता है जिसके फिगर के सामने शिकिमोरी कुछ नहीं थी। शिकिमोरी सोचती है कि इजुमी उस मॉडल टाइप की लड़की को शायद पसंद कर रहा है, जबकि असल में इजुमी तो इस सोच में डूबा हुआ था कि लड़की होकर भी उसके एब्स कितने क्लियर विजिबल है। शिकिमोरी तुरंत भाग के जाती है क्या करके उसे वॉशरूम जाना है। हालांकि चुपके चुपके वो उसी तरह का स्विम सूट लेने गई थी जिस तरह का उस मॉडल ने पहना हुआ था। जैसी वो उसे उठाती है हाशिमित्सु और नेको उसे देखने लगती है और पूछती है कि उसे उस तरह की बिकिनी कब से पसंद आने लगी। वो बताती कि जैसा वो सोच रही है वैसा कुछ नहीं है, असल में इजुमी उस मॉडल वाली लड़की को देखकर लार टपका रहा था, इसी वजह से उसने वो खरीदी। नेको और हाशिमित्सु तो ये देखकर स्माइल करने लगती है कि स्कूल की सबसे सुंदर लड़की इन छोटी छोटी चीजों से जलती है। वो शिकिमोरी को याद दिलाती कि उसे हमेशा से हारने से सख्त नफरत थी। शिकिमोरी कंफ्यूज हो जाती है और सोचती कि इससे इस सब का क्या लेना देना। नेको फिर उसे वो दिन याद दिलाती है जब उसने पहली बार हॉलवे में उसे देखा था। उसी वक्त उसे समझ आ गया था कि उसे शिकिमोरी की बेस्ट फ्रेंड बना है, जबकि उसे ये तक नहीं पता था कि वो उसी की क्लास में है। वो तो एक दिन बास्केटबॉल गेम में वो फाइनली उससे ढंग से मिल पाई और शिकिमोरी की गेम जीतने की ललक को देखकर वो उससे और भी ज्यादा इंट्रिग्ड हो गई। प्रेजेंट में शिकिमोरी अपनी इतनी तारीफ सुनकर शर्मा जाती है। फिर वो दोनों मिलकर उसे स्विम सूट खरीदने में मदद करती हैं। उसके बाद वो तीनों इजुमी और इनुजुका से मिलते हैं। इजुमी तो तुरंत नोटिस कर लेता है कि शिकिमोरी थोड़ी शर्मा रही है, तो वो तुरंत कहती है कुछ नहीं। हालांकि उसकी हालत देखकर क्लियर था कि वो उसे पागल बना रही है। अगले दिन एग्जाम लिखने के बाद दोनों साथ में घर जाते हैं, जहाँ इजुमी बताता है कि उसका लक इतना खराब है कि जैसे वो एग्जाम लिखने के लिए अपना पेन निकाला वो चलना ही बंद हो गया। शिकिमोरी उसे चीयर अप करने की कोशिश करती है पर तभी एक कुत्ता उस पर भौंकने लगता है क्योंकि कुत्ता भी उसके बैड लक को सेंस कर लेता है। घर पर इजुमी बेड पर पड़े हुए अपनी बुरी किस्मत को कोसता रहता है।
थोड़ी देर में उसे शिकिमोरी की कॉल आती है जो कि कहती है कि उसे सिर्फ उसकी आवाज़ सुननी थी। इजुमी को ये सुनकर अच्छा लगता है और वो उसे खिड़की से बाहर देखने को कहता है ताकि वो साथ में रात का व्यू एंजॉय कर सकें। वो उससे पूछती कि उसे आसमान में तारों को देखना क्यों पसंद है। इजुमी बताता है कि उसके पापा पहले हमेशा उसे रात में तारे दिखाने ले जाते थे, पर उसकी बुरी किस्मत की वजह से वो कभी उन्हें अच्छे से देख ही नहीं पाया। अगले पल शिकिमोरी कहती कि वो उसके तारों को देखने वाले सपने को पूरा करेगी, पर वो बोलता है कि उसे कोई ऐसी जगह जाना है जहाँ जाना उसे पसंद हो। शिकिमोरी सरप्राइज हो जाती है और पूछती कि ऐसा क्यों, और उसे याद दिलाती कि वो तो हमेशा से वही करती आई है जिससे उसे खुशी मिलती है, जिसका मतलब ये है कि उनकी ज्यादातर डेट इजुमी ही एंजॉय कर रहा था। इसलिए वो ऐसा कुछ करना चाहता है जो कि शिकिमोरी को पसंद हो, ताकि उसकी वजह से शिकिमोरी के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ सके। जब शिकिमोरी कहती है कि असल में ऐसी कोई जगह है ही नहीं जहाँ वो जाना चाहती है, तब इजुमी दुखी हो जाता है और उसे लगता है कि उसे घूमने का मन नहीं है। वो क्लियर करती है कि उसे बस उसके साथ घूमना पसंद है, उसकी कोई फेवरेट जगह नहीं है। ये सुनकर इजुमी का दिल भर आता है। शिकिमोरी कहती है कि अब उन्हें सो जाना चाहिए, तो इजुमी कहता है कि उसे देखने का बहुत मन हो रहा है। शिकिमोरी तुरंत कॉल कट कर देती क्योंकि अगर वो 1 मिनट भी उससे और बात कर रही तो खुद को रोक नहीं पाती और सीधा उसके घर पहुंच जाती। उसके बाद वो इजुमी के सपने देखने लगती कि काश उसके साथ उसके कमरे में होता। अगले हफ्ते फाइनली उनके एग्जाम्स खत्म हो जाते हैं और वो सभी ट्रिप के लिए निकल जाते हैं। सभी लोग मस्त पानी में नहाने के बारे में सोच रहे थे, तो वहीं इनुजुका और नेको तो बस खाना खुलने की ताक में थे, इसलिए वो जल्दी जल्दी अनपैकिंग शुरू कर देते हैं। इनुजुका को सब्जी काटने का मन था, पर उसके चाकू चलाते ही नेको उसे रोक देती है क्योंकि उसको पता चल गया था कि ये नौसिखिया प्याज की जगह अपनी उंगली काट लेगा। इजुमी के चाकू उठाते ही सभी खुद को तैयार कर लेती कि अब यहाँ पक्का पानी की जगह खून की नदी बहेगी। हालांकि बंदा इतनी प्रोफेशनली सब्जी काटता है जैसे कि मास्टर शेफ जीत के आया हो। शिकिमोरी के तो भाग्य खुल जाती कि उसका बंदा खाना बनाने में इतना माहिर है और आज तक उसको ये बात पता ही नहीं थी। उन सबको पता चलता है कि वो सालों से किचन में अपनी मम्मी की मदद करता है। इनुजुका कहता है कि ये जानकर स्कूल की सारी लड़कियां तो उस पर फिदा हो जाएंगी, पर शिकिमोरी उसे तुरंत याद दिलाती कि वो सिर्फ और सिर्फ उसका है। सभी अपने हिस्से का काम कर रहे थे, तो वहीं शिकिमोरी अपने बंदे के लिए अलग से खाना बना रही थी। वो ये दिखाना चाहती थी कि वो भी उसके लिए स्पेशल खाना बना सकती है। हालांकि जब इजुमी खाने की पहली बाइट लेता है तो वो सीधा जमीन पे गिर के रोने लगता है। शिकिमोरी भी उसे टेस्ट करने का फैसला करती कि वो कहीं ओवर रिएक्ट तो नहीं कर रहा है। हालांकि वो भी अपने घुटनों पर आ जाती क्योंकि वो खाना सड़े हुए अंडे जैसा लग रहा था। इतना गंदा खाना झेलने के बाद भी वो उसका बनाया हुआ खाना जारी रखता है क्योंकि शिकिमोरी ने सिर्फ उसे इम्प्रेस करने के लिए इतने एफर्ट्स लगाए थे। ये सुनकर शिकिमोरी शर्मा जाती और ठान लेती कि वो सिर्फ इजुमी के लिए खाना बनाना सीखेगी। सब ड्रामा हो जाने के बाद वो सब भी मीठा खाने का डिसाइड करते हैं। शिकिमोरी के बनाए हुए खाने से सबको बचाने के लिए इजुमी उनके लिए एक स्वीट डिश बनाता है। जब वो खाना शुरू करते तो इजुमी शिकिमोरी के पास जाता है और कहता है कि खास उसने उसके लिए बनाया। ये सुनते शिकिमोरी बहुत सडक्टिव तरीके से उस चॉकलेट को चाटती है और कहती कि वो जब भी उसके लिए बनाएगा वो उसे खाएगी। अब खाना पीना हो गया था और सभी तैरने का डिसाइड करते हैं, और जब वो पानी में जाते हैं तब शिकिमोरी इजुमी से कभी अकेले में वही स्मोश बनाने को कहती है। कुछ देर बाद सभी लोग पानी में मजे कर रहे थे, पर शिकिमोरी सोच रही थी कि इजुमी उसके स्विम सूट को देखकर कैसे रिएक्ट करेगा। इजुमी कुछ बोल पाता उससे पहले उन्हें एक छोटी बच्ची नदी में बहती हुई दिखाई देती है और वो उसे बचाने के लिए तुरंत पानी में डुबकी मार देता है। जब वो अचानक से उसके सामने आता तो वो डर जाती है और उसे मुक्के मारने लगती है, पर इजुमी उसे सेफली रेस्क्यू कर लेता है। हालांकि उसकी बुरी किस्मत यहाँ भी उसका साथ नहीं छोड़ती और उसका पैर चट्टान से फिसल जाता है और वो डूबने लगता है। इधर नेको शिकिमोरी को कन्विंस कर रही थी कि वो इजुमी को अपना स्विमसूट पहनकर दिखाए एक बार। तभी इनुजुका नोटिस करता है कि इजुमी तो वहाँ है ही नहीं। वो बच्ची नदी के किनारे बैठी रो रही थी क्योंकि इजुमी उसको बचाने के बाद खुद पानी में डूबने वाला था। ये देखते सभी लोग पैनिक करने लगते हैं, पर शिकिमोरी को तो इन सबकी आदत पड़ चुकी थी, इसलिए वो पानी में कूदती और इजुमी को बाहर निकाल लाती है। शिकिमोरी बहुत ज्यादा गुस्से में थी क्योंकि ये जानने के बावजूद कि उसका लक कितना खराब है वो पानी में कूद गया। हालांकि जब इजुमी प्यार से उससे माफी मांगता तब हमेशा की तरह शिकिमोरी का दिल पिघल जाता है। सभी लोग वहाँ आते हैं और बच्ची और उसकी मम्मी इजुमी से माफी मांगती है, पर जब बच्ची उसे बचाने के लिए इजुमी के गाल पर किस करती है तो शिकिमोरी सोचती है कि इस बच्ची को पानी में डूब जाने देना ही सही होता। कुछ देर बाद सभी पानी में एंजॉय करने चले जाते हैं, जहाँ इजुमी फाइनली शिकिमोरी को स्विमसूट में देखता है और उसके मन में लड्डू फूटने लगते हैं। फिर वो कपड़े लेने के लिए पास की मार्केट में जाते हैं। वहाँ पर पहुंचने के बाद शिकिमोरी इजुमी से उसके कोन सिखाने को कहती है। वो उसकी आइसक्रीम को लिक करता है और अपनी भी शेयर करता है। शिकिमोरी भी उसकी आइसक्रीम की एक बाइट लेने वाली होती है कि तभी इनुजुका आके पूरी आइसक्रीम एक बार में सुड़क जाता है। शिकिमोरी तो खिसिया जाती है। फिर वो सभी स्टेशन जाते हैं क्योंकि काफी देर हो चुकी थी। कुछ मिनट बाद इजुमी को छोड़कर सब सो जाते हैं। वो सोचता था कि आखिरकार अब जाके उसका जीवन बढ़िया चल रहा है। उसके पास इतने अच्छे दोस्त हैं और एक प्यारी सी गर्लफ्रेंड है जो उसे सेफ रखना चाहती है। थोड़ी देर में उसे भी नींद आ जाती है। शिकिमोरी की नींद खुलती है और वो इजुमी के सिर को अपने कंधे पर रख लेती है ताकि उसे कुछ हो ना। कुछ दिनों बाद इजुमी को तेज बुखार चढ़ जाता है और इजुमी ज्यादातर समय बिस्तर पर पड़े हुए बिता रहा था। शिकिमोरी उसे कॉल करती है और टीवी देखते हुए पूछती कि क्या वो पास में हो रहे फायरवर्क्स को देखने चलेगा। अगले दिन इजुमी के पापा उसे फेस्टिवल में जाने के लिए तैयार करते हैं। उसकी मम्मी को अपने पुराने दिन याद आते हैं जब वो अपनी जवानी के समय मेले में घूमा करती थी। जब वो बताता है कि शिकिमोरी पहली बार मेले जा रही है तो उसके पापा को तुरंत कुछ याद आता है और वो इजुमी से कहते हैं कि उन्हें उसे कुछ बताना है। दूसरी तरफ शिकिमोरी भी वहाँ जाने के लिए तैयार हो रही थी, पर उसे युगाता बन नहीं पा रहा था। उसका बड़ा भाई फूजी ये नोटिस कर लेता है और उसकी हेल्प करता है। हालांकि नॉर्मली उसकी तारीफ करने की जगह वो उसे 10 बातें सुनाकर निकल जाता है। कुछ देर बाद इजुमी शिकिमोरी से पहले ही मेले पहुंच जाता है ताकि अगर उसकी बुरी किस्मत को चमकना हो तो पहले ही चमक जाए। वो तो 3-3 पर्स लेकर आया था ताकि कुछ बुरा होने की गुंजाइश ही ना हो। जब शिकिमोरी फाइनली वहाँ आती है तो वो दोनों ही एक दूसरे को देखकर शर्माने लगते हैं कि वो कितने ज्यादा अच्छे दिख रहे हैं। मनी एक दूसरे की तारीफ करने के बाद वो अलग अलग गेम्स खेलते हैं। जब इजुमी बुड्ढी के बाल खरीद रहा था तो वो नोटिस करता है कि शिकिमोरी का थोड़ा सा मुंह बन गया। इजुमी को लग रहा था कि असल में शिकिमोरी को वो सब पसंद नहीं है, हालांकि इसका बिल्कुल उल्टा था।
इजुमी के स्वीट्स देने के बाद से शिकिमोरी को और भी ज्यादा मीठा पसंद आने लगा था और उसे डायबिटीज की चिंता थी, इसलिए वो खाने से कतरा रही थी। फिर वो शिकिमोरी को एक गेम स्टॉल में ले जाता है, ये दिखाने के लिए कि उसका निशाना कितना अच्छा है। दुकान वाला भी उसे जाड़ पर चढ़ा देता है कि अरे तुम तो कर ही लोगे, पर जैसे कि लाजमी था इजुमी एक बार भी ढंग का निशाना नहीं लगा पाता। फिर शिकिमोरी निशाना लगाने का ट्राई करती है। दुकानदार थोड़ा उसे अंडर एस्टिमेट करता है कि ये निशानेबाजी लड़कियों की बस की बात नहीं है, पर वो तो तब दंग रह जाता है जब शिकिमोरी एक निशानची की जैसे बंदूक उठाती है और एकदम सटीक निशाने लगाने लगती है। प्राइस खुद रखने की जगह अपना प्यार दिखाने के लिए वो गिफ्ट इजुमी को थमा देती है। इसी दौरान दूसरी तरफ इनुजुका और बाकी सब भी फेस्टिवल में घूम रहे थे। इनुजुका सबको फिशिंग गेम खेलने को कहता है। शुरुआत में सब ऐसे ही खेल रहे थे, पर थोड़ी देर में सब कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं। जब इनुजुका इजुमी को हरा देता है तो ये चीज शिकिमोरी को हजम नहीं होती और वो अपने बंदे की इज्जत बचाने के लिए उसकी जगह खेलती है, पर इनुजुका उसे भी हरा देता है। फायरवर्क शुरू होने वाले होते हैं और नेको शिकिमोरी को याद दिलाती कि उसे इजुमी के साथ फायरवर्क देखने जाना था, इसलिए वो तुरंत वहां से निकल जाते हैं। इजुमी उसे उस जगह के बारे में बताने ही वाला था कि तभी शिकिमोरी की चप्पल टूट जाती है। इजुमी उन्हें जोड़ने की कोशिश करता है, पर तब तक उसके पैर में छाले पड़ चुके थे और उसे चलने में दिक्कत हो रही थी। इसके बाद भी उसे जानना था कि इजुमी उसे कौन सी स्पेशल जगह ले जाना चाहता था। इजुमी फिर उसे अपने पापा के साथ वाली कन्वर्सेशन के बारे में बताता है। उसके पापा ने इजुमी को एक छिपी हुई जगह के बारे में बताया था जिसे कोई नहीं जानता था, वहाँ वो अपना पहला फेस्टिवल एंजॉय कर सकते थे। हालांकि इजुमी तो इस बात से सरप्राइज था कि उसके बोरिंग पापा को इतनी सीक्रेट जगह मालूम है, इसलिए वो पूछते कि उन्हें पता कैसे चला उस सीक्रेट स्पॉट के बारे में। तब वो बताते कि उसी जगह पर वो और उसकी मम्मी उसे प्लान करने के बारे में सोच रहे थे। ये सब सुनने के बाद शिकिमोरी उस जगह के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है, पर इजुमी मना कर देता है क्योंकि उसके पैर में अभी भी छाले पड़े हुए थे। वो दुखी हो जाती है और अगले साल वहाँ जाने का डिसाइड करती है, पर फिर इजुमी उसे अपने कंधे पर बैठने को कहता है क्योंकि वो चाहता था कि शिकिमोरी उसके साथ का पहला फेस्टिवल याद रखे। जब वो उसे उस जगह ले जा रहा था तो वो देखती है कि फायरवर्क्स तो स्टार्ट हो चुके हैं। वो उसे आगे ले जाता है तो वो देखती है कि उसे उसको उठाकर जीने चढ़ने होंगे। वो उसे रुकने को कहती पर वो उसकी एक नहीं सुनता और कहता है कि वो उसे वहां तक लेकर जाकर ही रहेगा। जब वो वहां पहुंचती तो शिकिमोरी को समझ आ जाता है कि उसके मम्मी पापा ने इजुमी को वहां क्यों प्लान किया था। फिर वो इजुमी से माफी मांगती कि उसे उसको वहां तक लेकर आना पड़ा। वो बोलता है कि अरे कोई बात नहीं। फिर वो बोलता है कि वो पिछले साल उससे इसलिए नहीं पूछा था क्योंकि उसे लग रहा था कि वो डेस्परेट लगेगा। शिकिमोरी रिवील करती कि उसे लग रहा था कि वो पूछेगा क्योंकि उल्टा वो डेस्परेट थी। हालांकि अब उन सब बातों का कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि वो फाइनली एक साथ बैठकर फायरवर्क्स देख रहे हैं। बाद में इजुमी उसे पीठ पे बैठाकर नीचे ले जाने का फैसला करता है, पर इस बार उसकी बुरी किस्मत जाग जाती है और वो उसे लेकर बस नीचे गिरने ही वाला होता है। पर तभी अचानक से इजुमी के पापा आकर उन्हें बचा लेते हैं। वो बताते कि वो और उसकी मम्मी शुरुआत से उन पर नजर रखे होते क्योंकि वो चाहते थे कि उनके बेटे की पहली डेट एकदम परफेक्ट जाए। फिर वो उन दोनों को साथ में घर चलने को कहते हैं क्योंकि हो सकता था कि इजुमी शिकिमोरी को पीठ पे बैठाए ले जा रहा हो और बेचारे की बीच में टांगे जवाब दे जाए। कुछ हफ्तों बाद नया टर्म शुरू हो जाता है और सभी स्टूडेंट्स स्कूल के फेस्ट की तैयारी में जुटे हुए थे। इजुमी को कॉस्ट्यूम बनाने का जिम्मा दे दिया जाता है। जब इजुमी नोटिस करता है कि शिकिमोरी अपने ग्रुप के लड़कों के साथ खूब घुल मिल गई है तो उसे लगता है कि शिकिमोरी को उससे अच्छा कोई और पसंद आ गया है। उसे याद आता है कि पिछले साल चीजें बिल्कुल अलग थी क्योंकि शिकिमोरी और वो सेम ग्रुप में थे और पूरे समय एक दूसरे से बतियाते रहते थे। कुछ देर में वो भी अपने ग्रुप की लड़कियों के साथ घुल मिल जाता है और मजे करने लगता है। जब शिकिमोरी उसे देखती है तो मुंह फुला लेती कि इजुमी ने उसकी एब्सेंस नोटिस तक नहीं की। फिर नेको इनुजुका के साथ वहां आती है और इनुजुका शिकिमोरी की तरफ देखते ही समझ जाता है कि इजुमी ने कुछ ना कुछ तो गलत किया है। कुछ दिन बाद फेस्टिवल शुरू हो जाता है और जब इजुमी स्कूल के गेट पर पहुंचता है तो उसे एक कार्ड पकड़ाया जाता है जिस पर नंबर 44 लिखा हुआ था। उसे देखकर उसे चिंता होने लगती क्योंकि 44 उसका लकी नंबर था। वो थोड़ा सरप्राइज हो जाता है कि ये अभी भी पिछले साल का गेम इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर वो अंदर जाके अपनी कॉस्ट्यूम पहनता है। उसके दोस्त उसे बताते हैं कि शेर की कॉस्ट्यूम में होने के बावजूद वो गधा लग रहा है। वो उनकी बातों को सीरियसली नहीं लेता और देखता है कि शिकिमोरी अपनी कॉस्ट्यूम में इनसिक्योर फील कर रही है, इसलिए वो उसे इनकरेज करता है। इन रिटर्न वो भी कहती है कि वो भी इतना बुरा नहीं लग रहा। कुछ ही देर में सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। इजुमी को वेटर का रोल मिलता है। हालांकि यहाँ भी उसका बैड लक उसका पीछा नहीं छोड़ता और वो जमीन पर बड़े टिश्यू से फिसल जाता है, पर शिकिमोरी वहां पर होती है और उसे बचा लेती है। अगले दिन इजुमी को लाइब्रेरी का ध्यान रखने को कहा जाता है, पर उसकी आवाज तो तब टाइट हो जाती है जब उसे पता चलता है कि कोई और भी उसके साथ वहां होगा, क्योंकि हो सकता था कि वो कोई अनजान हो। जब इजुमी लाइब्रेरी में जाता है तो पता चलता है कि वहाँ कामिया है। वो काफी खुश था कि चलो कम से कम वो किसी ऐसी के साथ काम कर रहा है जिसे वो पहले से जानता है। शेल्फ पर बुक लगाते वक्त इजुमी को याद आता है कि वो पहली बार कब मिले थे। उस वक्त भी वो लाइब्रेरी कमेटी का हिस्सा था और वो वॉलीबॉल की प्लेयर भी थी, इसलिए इजुमी को उसका ऑरा काफी हैवी लग रहा था। हालांकि कामिया एकदम चिल थी और उसे बता रही थी कि सुंदर लड़कियों से बिना हिचकिचाए कैसे बात करते हैं। इजुमी फिर उससे पूछते कि वो फेस्ट में क्या कर रही है। वो बताती कि वो भी कैफे में काम कर रही है। वो पूछते कि उसकी फ्रेंड्स उसके बिना सब कुछ संभाल कैसे रही है, तो वो बताती कि वो उसे जाने ही नहीं देना चाहती थी, पर उसे लाइब्रेरी जैसी शांत जगह ज्यादा पसंद आती है। एक साल पहले जब इजुमी लाइब्रेरी ज्वाइन करने आया था तो उसे देखकर नर्वस हो गया था काफी, इतना कि वो अपना सिर डेस्क पर दे देता है। कामिया को पता था कि वो सुंदर है तो उसे तो इन सब की आदत थी, इसलिए वो उसे बताती कि वो दोनों सेम क्लास में, तो उसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। समय के साथ वो उसके साथ कंफर्टेबल हो गया। वापिस से प्रेजेंट में कामिया उसे पूछती कि जब वो पहली बार मिले थे वो उससे अलग लग रहा है। इजुमी कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है कि उसे उसके बिहेवियर में क्या अलग लग रहा है। कामिया बताती कि वो पहले से काफी कम नर्वस रहने लगा है और उसके हिसाब से ऐसा इसलिए क्योंकि इजुमी की गर्लफ्रेंड बन चुकी है। इजुमी हैरान था कि उसे पहले से पता था ये। वो बताती कि नेको ने उसकी लव स्टोरी के बारे में सब बता रखा है। जब वो पूछती कि उसने शिकिमोरी जैसी हॉट लड़की को मना कैसे लिया, तो इजुमी पूछता है कि उसे क्यों जानना है, जिस पर कामिया बोलती कि वो बस क्यूरियस है। अचानक से वो उसका हाथ पकड़ के उसे शेल्फ के अगेंस्ट कर देती है और रिवील करती है कि वो शिकिमोरी को पसंद करती है। इजुमी तो पगला जाता है ये सुनते कि कहीं ये ना हो जाए कि उसकी गर्लफ्रेंड को कोई लड़की फंसा ले जाए। दूसरी तरफ वो नंबर गेम का चार्ट लग गया था जिसमें लिखा हुआ था कि कौन सा नंबर किसके साथ पेयर हुआ है।
शिकिमोरी वो चार्ट देखती है और पगला जाती है क्योंकि इजुमी किसी और के साथ प्यार हो गया था। नेको को समझ नहीं आता कि इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है। तो हाशिमित्सु बताती है कि इसी गेम की वजह से वो पिछले साल मिले थे। शिकिमोरी डिसाइड करती है कि वो उस लड़की को ढूंढेगी जो इजुमी के साथ प्यार हुई है और उसे नंबर बदल लेगी। देखने से लग रहा था कि वो उस लड़की की जान ही ले लेगी। इस दौरान कामिया अभी भी उसकी और शिकिमोरी के रिलेशनशिप के बारे में पूछ रही थी। पिछले साल जब वो लोग पेयर हुए थे तो उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इजुमी सजेस्ट करता है कि उन्हें फेस्ट घूमना चाहिए। शिकिमोरी मर्दाना काम करती है और उसके साथ फोटो खिंचवाने को बोलती है। इजुमी तुरंत मान जाता है, पर जब उसे पता चलता है कि उसका कार्ड कहीं गिर गया है तो वो सदमे में चला जाता है। शिकिमोरी बोलती है कि वो उसे पीछे जाकर ढूंढ सकते हैं। हालांकि इजुमी बोलता है कि उससे कुछ नहीं होने वाला क्योंकि चीज एक बार गुम जाने के बाद उसे कभी वापस नहीं मिलती। शिकिमोरी कहती है कि इस बार वो उसके साथ है। वो घंटों तक कार्ड को ढूंढते हैं और आखिर में उन्हें सेम नंबर का नया कार्ड लेना पड़ता है, बस इसलिए कि वो साथ में फोटो ले सके। इस इंसिडेंट के बाद से उसे समझ आ गया था कि शिकिमोरी ही उसके लिए, और उसने हिम्मत जुटा के उसे प्रपोज कर दिया। ये सब सुनने के बाद कामिया बताती है कि ये उसकी आज तक की बेस्ट लव स्टोरी है। यहाँ हमें पता चलता है कि इस बार उसका और इजुमी का नंबर सेम है। फिर वो अपने सपनों की दुनिया में खो जाती है जहाँ हर लड़का और लड़की उसे पसंद करता था, पर वो सिर्फ उसे पसंद करती थी जो उस पर ध्यान तक नहीं देता था, और वो और कोई नहीं बल्कि इजुमी था। वो उसे फंसा पाती उससे पहले शिकिमोरी वहाँ आई और उसके प्यार को उड़ा ले गई। जो कुछ वो करना चाहती थी वो शिकिमोरी कर गई। कोई और चारा ना होने की वजह से वो नकली मुस्कुराहट के साथ ये एक्सेप्ट कर लेती है और अंदर ही अंदर एक छोटी सी होप दबाए बैठी रहती है। प्रेजेंट में वो इजुमी से रोमांटिक मूवीज का सजेशन मांगती है। इजुमी बोलता है कि उसे कोई खास मूवी पता नहीं है। फिर वो बताती है कि रोमांटिक मूवीज उनके लिए होती है जिनके अंदर अपने प्यार को बता पाने का गूदा नहीं होता कि वो उनसे प्यार करते हैं, जिस वजह से आखिर में उनके हाथ में सिर्फ रिग्रेट और मायूसी रह जाती है। कि तभी नेको वहाँ आ जाती है और कामिया से 1 सेकंड के लिए बाहर आकर बात करने को कहती है। बाहर आकर वो शिकिमोरी को वहाँ देखती है जो कि उसे बैक कर रही थी कि क्या वो कार्ड को बदल लेगी ताकि वो अपने बंदे के साथ फिर से उसी गेम को एक्सपीरियंस कर सके जिससे उनका रिश्ते की शुरुआत हुई थी। इजुमी बाहर आते और शिकिमोरी को वहाँ देखकर सरप्राइज हो जाता है। कामिया फिर उसे बोलती है लाइब्रेरी का काम वो कर लेगी, वो शिकिमोरी के साथ जा सकता है, पर वो मना कर देता है। ये क्या है करके इतना सारा काम वो अकेले नहीं कर पाएगी। ये सुनते ही कामिया का दिल जोरों से धड़कने लगता है। शिकिमोरी ये चीज तुरंत सेंस कर लेती है क्योंकि जब इजुमी उससे इतने प्यार से बोलता है तो उसका दिल भी बहुत जोरों से धड़कने लगता है। इसी वजह से वो और नेको भी रुककर काम खत्म करने में मदद करती है और उसका शक एकदम सही था। कामिया सच में इजुमी के आसपास काफी अजीब तरह से बिहेव कर रही थी। बाद में इजुमी उन दोनों के साथ निकल जाता है और कामिया भी अपनी क्लास में चली जाती है जहाँ लड़कियां उसके आते ही बावली हो जाती हैं। वो उनकी बातों पर जरा भी ध्यान नहीं देती क्योंकि वो अपना दिल और दिमाग तो इजुमी को दे बैठी है। अपना माइंड फ्रेश करने के लिए वो रूफ टॉप पर जाती है और उसे रियलाइज होता है कि शिकिमोरी बहुत हिम्मत वाली है जो कि उसे डेट कर पा रही है जिसे वो चाहती है। उसी वक्त शिकिमोरी वहाँ आ जाती है और उसे वो नंबर कार्ड देती है और कहती है कि उसे पता है कि उसे इजुमी के लिए फीलिंग्स है। ये सुनते ही कामिया को एक पास का इंसिडेंट याद आता है जब इजुमी से धोखे से शेल्फ पर रखी बुक्स गिर गई थी। वो उसकी मदद करने को कहती है पर इजुमी उसे काइंड बोलता है। वो तो बस ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कर रहा था पर वो उसके प्यार में पड़ गई। उसे ये नहीं समझ आ रहा था कि शिकिमोरी को ये सब पता होने के बावजूद वो उसे लड़ नहीं रही है और ना ही उसे इजुमी से दूर रहने को कह रही है। उल्टा वो तो कहती कि वो दिल की बहुत अच्छी इंसान है क्योंकि उसे वो लड़का पसंद है जो कि चलता फिरता पनौती है। कामिया बोलती कि वो कभी भी अपनी फीलिंग्स के बारे में इजुमी या किसी और को नहीं बताना चाहती थी क्योंकि भले ही वो इजुमी को डेली देखकर खुश हो जाती है फिर भी उसे अंदर ही अंदर पता है कि उसका दिल किसी और को चाहता है। जब वो वादा करती कि वो उससे दूर रहेगी और कहती है कि इजुमी से दोस्ती करना ही उसकी गलती थी, तभी शिकिमोरी उस नंबर कार्ड को फाड़ देती है और कामिया पूछ पाती कि उसने ऐसा क्यों किया। उससे पहले ही शिकिमोरी उसे अपनी तरफ खींचकर गले लगा लेती है। फिर वो बोलती कि किसी के लिए फीलिंग्स होना गलत नहीं होता, फिर चाहे वो लड़का उसका बंदा ही क्यों ना हो। ये सुनते ही कामिया रोने लगती है। फूट फूट कर रोने के बाद कामिया शिकिमोरी से अपने बंदे के पास जाने को कहती है क्योंकि अब तक वो उसे ढूंढते हुए फैल मचा चुका होगा पूरे स्कूल में। कामिया उसे देखती है और उसे वो फीलिंग याद आती है जब वो पहली बार इजुमी के प्यार में पड़ी थी। हालांकि इस बार वो खुश थी कि शिकिमोरी जैसी लड़की इजुमी को डेट कर रही है। दोस्तों अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।